राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे राम। हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमनदीप। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है हमारे शो पे। डॉक्टर साहब, हिंदू या हिंदूवादी सरकारें हमेशा एक बात करती हैं कि वो जमीनें जो हमसे पूर्व में बिछड़ गई, जहां तक कभी हिंदुस्तान के शासकों का राज था, वो जो एक अखंड भारत था जिसका सपना आज भी हम देखते हैं कि हमारे दिलों में पलता है, राष्ट्रवादियों के दिलों में पलता है। मैं कांग्रेसियों कम्युनिस्टों की बात नहीं करूंगा, मैं अखिलेश के मूत्र पे जो लोग जिंदा है ना, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं की बात करूंगा। यहाँ पे आज वो आज भी कहते हैं कि अखंड भारत का सपना हमारे मन में आज भी जीवित है, और उसको हम कैसे पाएं या क्या उसमें और उसके क्या कल को अगर अगर हम अखंड भारत बना लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसपे हमको क्या पॉलिटिकल फायदे होंगे, क्या रीजनल फायदे होंगे, क्या रिलीजियस फायदे होंगे, और क्या इकोनॉमिक कंडीशंस बदल सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा बड़ा छोटा सा। हमने देखा है कि कैसे भाई यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, वो 3-4 देशों का एक समूह है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। अमेरिका क्या है, यूएसए क्या है, वो 50 स्टेट्स, 48 स्टेट्स का एक यूनियन है। तो क्या कल को हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बलूचिस्तान वाला जो एरिया है सारा, इसको कंट्रोल करके एक अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं, और उसके क्या इकोनॉमिकल फायदे होंगे, हम पॉलिटिकल बाद में डिस्कस करेंगे। जी धन्यवाद। देखो, जो आपने बात बोली कि यूनाइटेड किंगडम का सिस्टम क्या है और यूएसए का सिस्टम क्या है, तो वो इसलिए कामयाब है क्योंकि वहां के लोगों को बॉर्डर में विश्वास नहीं है और उनका रिलीजन भी एक जैसा ही मानते हैं। तो जब हमारे पड़ोसी देश हमारी तरफ ऐसा आंखें बिछा के देखेंगे कि इंडिया क्या अब तो हमें रिवाइव करवा दे, तो फिर अखंड भारत के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खराब पड़ोसी से हमारा नुकसान तो हो ही रहा है। और अखंड भारत मेरे ख्याल में जहां जहां तक हिंदू सिविलाइजेशन थी, ईरान, पर्सिया उस तरफ, और दूसरी तरफ म्यांमार, ब्रह्मा, मलेशिया तक, और साउथ में श्रीलंका तक, नेपाल, भूटान, सब इसी में आते हैं। तो वहां तक हम कर सकते हैं, ऐसी यूनियन बना सकते हैं। अब देखो, बॉर्डर तो हटा नहीं सकते। अब वहां की पॉपुलेशन को बोले कि भाई आप हमारे देश में आ जाओ, हम आपके देश में आ जाए, और आज के मॉडर्न जमाने में उसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम मान लो ट्रेड की बात करें, ट्रेड किस पे डिपेंड करता है? रूट पे और करेंसी पे। अगर हम ये सारे देश इंडियन करेंसी को, या फिर एक यूनाइटेड किंगडम में जैसे पाउंड चलता है वहां पर डॉलर चलता है, मोदी ने भी ब्रिक्स कंट्री को साथ में लाने की कोशिश करी है, तो हो सकता है ये देश ब्रिक्स के साथ जोड़ के करेंसी को आइडेंटिफाई कर ले। अब उसमें होगा क्या कि स्टेट के पास जैसे जो रूल्स रहते हैं, जैसे स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, सड़कें बनाना, पीने का पानी है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, ये उनकी स्टेट की जिम्मेदारी होगी। मान लो बलूचिस्तान की पुलिस है, और जो इंटरनेशनल चीजें हैं कि भाई अमेरिका बलूचिस्तान को धमका रहा है, तो फिर इंडिया का रोल आ जाता है उसमें। अगर मान लो आर्मी की बात करें, तो इन सारे देशों की एक यूनाइटेड आर्मी होगी जिसका कंट्रोल भारत के पास रहेगा, और हथियारों का लेन देन, खरीद फरोख्त, तो जो भी सेंसिटिव मुद्दे हैं वो हमारे पास रहेंगे। हम एज ए इनको एडवाइजर सिक्योरिटी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान लो, क्योंकि डिजिटल चाहिए रहता है कि डाटा सेंटर हो गया, यूपीआई में इनको ट्रांजैक्शन, क्योंकि करेंसी एक जैसी होगी। और हम इनको बदले में ये बोलेंगे कि अगर वहां पर हिंदू सिविलाइजेशन सरवाइव कर रही है तो आप उसको ग्रो करेंगे, क्योंकि मशीनरीज भी यही करती हैं, वो आती हैं दूसरे देशों में, लालच देती हैं और वहां चर्च खोल देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, फिर धीरे धीरे अपना जो भी है। तो अखंड भारत जिस प्रकार से बीजेपी आज पावर में है,
तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो जी, बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, फिर हो गया अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, ईरान आज कमजोर पड़ गया है, तो ईरान में भी कुर्द लोग रहते हैं जो इंडियन के साथ ज्यादा अटैचमेंट दिखाते हैं, और ईरानी भी दिखाने लग जाएंगे। अगर हम इस एशिया कंट्री का ये बोल दें कि भाई चाइना नहीं है, हम सुपर पावर है और हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको सारी टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो आदमी को क्या है कि रोबोट की आर्मी हो जाएगी और ड्रोन से सामान इधर उधर हो जाएगा, करेंसी डिजिटल हो जाएगी, तो इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा। सिर्फ रिलीजन की बात रहती है। हम रिलीजन देखो जिसकी मर्जी है वो जो करे वो, क्योंकि हम हमारे देश में भी तो 25-40 करोड़ लोग रह ही रहे हैं। अब लेकिन अखंड भारत का मतलब ये है कि हिंदू सिविलाइजेशन वहां वहां सरवाइव करे, रिवाइव करे और ग्रो करे जहां जहां हुआ करते थे। और इससे क्या है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे, हमारा जो डिफेंस पे जो पैसे लग रहे हैं वो बचने लग जाएंगे, देश में जो एक वो बहुत सारे लोगों में नेगेटिव थिंकिंग है वो ठीक होने लग जाएंगे, लोग मतलब मेन धारा में जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैं आपकी बात में ना एक बात ऐड कर दूं, आज इंडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि चाइना नेपाल के थ्रू इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करता है, म्यांमार के थ्रू करता है, पाकिस्तान के थ्रू करता है। चाइना हमेशा, चाइना हो, यूएस हो, डीप स्टेट हो, चाहे वो आप उसको कोई भी एक नाम दीजिए, ये सब ये चाहते हैं कि इंडिया अनस्टेबल रहे। मुझे एक जो बहुत अच्छी चीज दिखती है आपकी बात में ना, उसमें मैं एड ऑन कर दूं आपकी बात में, जो आपने कहा कि इकोनॉमिकली हम कैसे स्ट्रांग होंगे। अगर सिर्फ इन 5 देशों में देखिए, आप पिछले 1-1.5 हजार साल का इतिहास छोड़ दीजिए, तो हमारी सभ्यता एक जैसी थी, हमारा कल्चर एक था। फूड तो इलाके पे डिपेंड करता है, मैं नहीं कहूंगा कि हम सबका फूड एक जैसा था, लेकिन करीब करीब वेजिटेरियंस ही थे भाई। ठंडे इलाके में जहां सब्जी पैदा ही नहीं हुई, जहां -20 है, तो वहां तो मीट ईटर्स ही होंगे ना। लेकिन काफी हद तक फूड, कल्चर, सभ्यता, रिलीजन सब एक था। अब मैं आपको एक दूसरा इकोनॉमिक एक पहलू रखता हूं कि अगर ये सिर्फ 5 देश जिनकी अब बात करें एक हो जाए, तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकते हैं, प्लस सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। भाई बांग्लादेश आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब है कपड़ों का, जूतों का। क्यों? क्योंकि लेबर चीप थी, लेबर सस्ती थी और एक सिस्टम बना हुआ था। इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज का भी देखो कितना बड़ा हब है ये एरिया। भाई आज पाकिस्तान में जो भूखमरी है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सिर्फ पानी उनको पहुंच नहीं रहा है। मोदी जी ने 3 नए डैम की तैयारी कर दी है और 2-3 साल बाद तो वो हाल कर देंगे कि वो एकदम कभी उनके यहाँ बाढ़ रहा करेगी, कभी सूखा रहा करेगा। बरसात में मोदी जी और पानी खोल दिया करेंगे तो वहां बाढ़ आ जाया करेगी बुरी तरह, और जब उनको पानी चाहिए होगा तो पानी रोक दिया करेंगे गर्मियों में, तो और मरेंगे बेचारे। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकते हैं। और मैं भी मानता हूं कि इकोनॉमिकली बहुत बड़ा, भाई देखिए एक बात बताऊं, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और चीप लेबर, ये सब कुछ हमारे पास है। अच्छा तुलना कर लीजिए ना, यूरोप से करिए, यूएसए से करिए, चाइना से कर लीजिए, सबके पास यही एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वो है ना, ब्लॉक है कि जिस भी कंट्री के पास पोर्ट है, जिस भी कंट्री के पास लेबर है, जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है। तो मोदी जी ने कहा ना कि मेक इन इंडिया, टेस्ला अंत में सरेंडर किया के ना नरेंद्र मोदी के सामने कि भैया अगर टेस्ला इंडिया में बेचोगे तो सबसे पहले फैक्ट्री यहां लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग यहां करोगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे। आज यूपी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गल्फ कंट्री है वो शिया और सुन्नी में ईरान को एक साइड रखते हैं, बाकी ज्यादातर लोग एक साइड रहते हैं। तो उन्होंने मिलकर क्या डिसाइड किया हुआ था कि अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करेगा, और अमेरिका के हवाई अड्डे बहुत सारा डेवलपमेंट करवा रखा था, और अमेरिका उसके चार्ज करता है, हथियार बेचता है, पैसे लेता है उनसे बहुत सारा। मतलब यही काम इंडिया भी कर सकता था, लेकिन हम उस टाइम उस स्टेज में नहीं थे। लेकिन आज अगर हम बोले कि भाई यूएस के चक्कर में मत पड़ो और हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे
और सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। और सिर्फ हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अमेरिका के दबाव में आना नहीं आना। इसका मेन रीजन ये है कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी 10, 15, 20, 25 साल पहले। उन्होंने चाइना को रोका नहीं, वो चाइना इतना तेजी से बढ़ा, उनके हाथ से निकल गया। अब अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया दूसरा चाइना बनने वाला है, और वो धीरे धीरे करके इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें उनसे एक स्टेप आगे चलना है कि हम यहीं तक सीमित नहीं है, हम अखंड भारत बनाएंगे। और वो इसलिए नहीं बनाएंगे कि हम नफरत की सीढ़ियों पर चढ़ के बनाएंगे, हम उसको डेवलपमेंट के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, और मानव सभ्यता को, हिंदुत्व को रिवाइव करने के लिए, और जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि वहां की जनसंख्या को भी लगे कि हाँ, ये हमारे भले के लिए हो रहा है। क्योंकि देखो, एआई आने के बाद ये सब चीजें नहीं चलेंगी। 10 साल बाद जो जियोपॉलिटिकल के मुद्दे होंगे, वो एनवायरनमेंट होगा, एजुकेशन होगा, ह्यूमन राइट्स के इशू होंगे, और एआई कैसे ग्रो कर रहा है, वो ह्यूमन पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, इस टाइप के मुद्दे हो जाएंगे, ये सब चीजें हट जाएंगी। और अगर अखंड भारत का आज हम पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा लें, तो मेरे ख्याल में 25 से 40% लोग ये मानते हैं कि हम, अगर हमारी सरकार, गवर्नमेंट इंडिया से चले तो बेटर चल सकती है। और यही श्रीलंका और बांग्लादेश का भी है। वो भले ही आप उसको हिंदुत्व और रिलीजियस मैटर की वजह से उनको ये बोध नहीं है कि वो ये इतना बड़ा टेक्निकल पॉइंट लूज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में होने लग गई ये बातें, क्योंकि वो सारे लोग इंडिया से गए हुए हैं। उन्होंने देखा है कि इंडिया कैसे कैसे आगे बढ़ा और पाकिस्तान कैसे डूब रहा है। अफगानिस्तान तो देखो, सारी दुनिया, जनता हमारे साथ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान हमारे साथ है। ऊपर से वो जो पीओके है, वो तो है ही हमारे साथ। मतलब 20-25% ही लोग ही हैं जो डिनाई कर सकते हैं, वो भी पॉलिटिकल रीजन से या फिर अमेरिका के दबाव में आके। और कोई ऐसा इस एशिया में ऐसे लोग, सरकार नहीं है कि वो इस कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दे। आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मैं उसमें ना जो मुझे मेन प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वो आज भी मुझे दिखता है कि अमेरिका और चाइना फिर दोनों पाकिस्तान को ना प्रोवोक करेंगे और वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएंगे। और मैं बताऊं, देखिए जी, इस वक्त बहुत बुरी तरह बांग्लादेश, नेपाल और चाइना और श्रीलंका भी गृह युद्ध से जूझ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होना। भाई, नेपाल का तो आपने हाल देख लिया, मोनार्की से डेमोक्रेसी तरफ आए थे, लेकिन वो मेरा 15 तो उन्होंने पीएम बदल दिए पिछले 9-10 साल में। एक साल से ज्यादा कोई चलता नहीं है। पिछले दिनों जो हिंसा हुई हमने देखा, बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी हमने देख ही ली है। पाकिस्तान में तो आपको भी पता है, मुझे पता है कि पाकिस्तान आर्मी का जनरल डिसाइड करता है, आईएसआई का जनरल डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा। पूरा पाकिस्तान चलता ही पंजाब से है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब से। जो पंजाब में जो पाकिस्तान है वो, सॉरी, पाकिस्तान में जो पंजाब है वो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। तो पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है ना जी, वो मुझे एक बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम दिखती है। हाँ, ये तो बात है कन्विंस करने पे। वहां की देखिए, जनता अंत में डॉक्टर साहब डिसाइड करती है कि हमको किसके साथ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इन चारों कंट्रीज को भारत की समृद्धि, भारत का डेवलपमेंट और भारत कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन के निकला है, सबको समझ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इस थोड़े से एक दो ये जो प्रॉब्लम्स वाले मुद्दे हैं ना, अगर इनको सॉल्व कर लिया जाए तो अखंड भारत तो बना पड़ा है। देखो, डिपेंडेंसी तो पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और इनकी है दूसरे देशों को। पाकिस्तान ने सोचा था कि चाइना से थोड़े पैसे की मदद मांग लेते हैं, डेवलपमेंट करा लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब देखो, अमेरिका के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अमेरिका कितने दिन निकलवा दे उनके? 4-5 साल निकलवा देगा। अमेरिका खुद ही डूबता हुआ जहाज है। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
ये जैसे हेले हेले धूमकेतु बहुत दिनों बाद आता है अपने डायरेक्शन में, ठीक ये वैसे ही समय है कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग है और हर हेलिस स्टेट में हमारी हेलिस कॉमेट मतलब आजकल हेलिस कॉमेट हम ही बने पड़े हैं। इंडिया में तो मुझे लग रहा है कि आप रेफरेंडम करा लो कि भाई इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, जब जनता का मूड होगा तब करा लेंगे, तो इसमें भी जीत जाएंगे। बहुत हो गया। नहीं बंगाल में जैसे बोल रहे हैं ना कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई इलेक्शन करवा दिया बहुत है। आज अगले स्टेट में हाँ क्या बात होता। तो हाँ, बात आपकी सही है कि एकदम इलेक्शन करवा दिया ये कम है, हाँ, जैसे ही कब्जा कर लेंगे तुम्हारी छाती पे चढ़ बैठेंगे। तो डॉक्टर आप साहब आज देखिए, रेफरेंडम करा के देख लो कि भाई आज के बाद कोई स्टेट का इलेक्शन नहीं होने वाला है, जो सीएम है एज इट इज, जो सरकारें चल रही है वो चलती रहेंगी, और जो ज्यादा वो करेंगे वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो जनता मेरे ख्याल में इसमें भी कोई ऐसा वो करेगी नहीं। चलो एक अलग बात है, थोड़े दिन अखिलेश वगैरह करेंगे। चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, और देखो इनकी जनता के दिलों में ये बातें अगर हम पहुंचाने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता 10-15 सालों में से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो देख चुके हैं ना। आने वाला टाइम उनके लिए और डिफिकल्ट होने वाला है। अब भाई जब एआई आ जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा, उनके पास क्या रहेगा। आज तो चलो पेट्रोल डीजल से काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट हमारे यहाँ 5G 6G है तो वहाँ 4G है, पैसे का उधार से काम चल रहा है। लेकिन जिस दिन रोबोटिक हो जाएगा सारी चीजें, तब थोड़ी चलेगा। नहीं ये फिर तो डॉक्टर साहब मैं बताऊं, पाकिस्तान की जनता को दिखता है कि इंडिया डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, अब वो धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन रहा है। वैसे पाकिस्तान की जनता भी, सर डॉक्टर साहब को पता है एक प्रोडक्ट है जिसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पाकिस्तान से होता है, आपको कुछ नॉलेज है? पाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किस चीज का है, टेररिज्म के अलावा, आतंकवाद के अलावा एक और सामान है, बहुत गधों कुछ का। है, बीट है, ड्राई फ्रूट है, हाँ फिर हाँ, गधों का, प्याज है। गधों का डॉक्टर साहब, गधों का। पाकिस्तान अच्छा, गधों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इससे क्या है ना, हमारा जो बिजनेस की बाउंड्री है ना बढ़ जाएंगे। आज जो हम गल्फ कंट्री से बिजनेस कर रहे हैं वो 20 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर फिर वहां लगने लग जाएगा। फिर हमारी एम्बेसी, हमारा जो बिहेवियर है, और दो आदमियों में जब बात करने में कंफर्टेबल है तो बिजनेस भी हो जाएगा, और बिजनेस ही कंट्री को आगे बढ़ाता है। अब अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ रिसर्च है और बिजनेस है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन कंज्यूमर कम है, क्योंकि बिजनेस स्ट्रीमलाइन नहीं है। अब ये गल्फ कंट्री में जो ज्यादातर बिजनेस है वहां पर भी लोगों की नजरें हैं, हमारी भी होनी चाहिए। मान लो गल्फ कंट्री कल को तेल खत्म हो जाता है तो भाई उनको कौन सरवाइव करवाएगा? अमेरिका थोड़ी कह देगा कि हमारे यहाँ आके रह लो। बेस्ट ऑप्शन तो इस साइड ही पड़ेगा ना उनको भी। जहां जहां से इंडिया से बाय रोड जाया जा सकता है वो अखंड भारत है, सीधा सा हिसाब है इसका। रसिया को और यूरोप को हटा दो, और जो कुर्द लोग हैं मेरे ख्याल में वो सीरिया के आसपास रहते हैं। कुर्द भी ये चाहते हैं कि एक नया देश बने। कुर्द कुर्द एक टाइप के जैसे ईरानी होते हैं, वो टर्की में भी मिलते हैं, सीरिया में भी मिलते हैं, इराक में भी मिलते हैं। तो वो भी ये सोचते हैं कि वो आर्यन है, उनका डीएनए और हिंदू डीएनए एक जैसा है। और इस तरफ जो है मलेशिया, ब्रह्मा, ये तो है ही। फिर हमारा सबसे मेन ये है कि कांग्रेस के पास फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा कि भाई जोन्स के वोट तो हम ही लेंगे। तो हाँ ये फिर तो अब जैसे कम्युनिस्टों की पार्टी है ना, कि चाइना में भी इलेक्शन लड़ रही है वो, रसिया में भी लड़ रही है, फिर बीजेपी के भी ऐसे इलेक्शन हो गए कि बीजेपी की कंधार विंग विंग में वहां तक सीएम है। सिनेरियो देखो ना कितना चेंज हो जाएगा। फिर
ईरान के जो है मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी के हो रहे हैं, मलेशिया के हैं, फिर वो यहाँ दिल्ली में रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को क्या बोलना है, यहाँ आए थे। सब चीजें बड़े लेवल पे चेंज हो जाएंगी और हम एक विश्व गुरु बन सकते हैं इससे। जी जी जी, मैं आपकी बात से पूरा जनता सहमत हूं। हमारे नीचे पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन ये सोचना चाहिए लोगों को आपस में, क्योंकि ये सरकार नहीं स्टार्ट कर सकती इतना बड़ा, क्योंकि ये जनता ही करती है। खेल के माध्यम से कह लो या फिर व्यापार के माध्यम से कह लो। आप दुबई में जाओगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के डॉक्टर और इंडियन डॉक्टर एक ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, बात करते हैं, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो लोग करते हैं वहां पर, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। और हम इन देशों से चिढ़ते क्यों है? बस टेररिज्म की वजह से। जब वो उस कंडीशन में ही नहीं रहेंगे कि टेररिज्म फैला सके, तो फिर बिजनेस कैप्चर करने में क्या हर्ज है और अपनी बाउंड्री बढ़ाने में। अब मोदी जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया है, मान लो वो सर्वाइव नहीं करता, लेकिन अखंड भारत में तो कर ही सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे एक उम्मीद तो जगी रही है कि कल को अगर हम अखंड भारत बनाते हैं तो एक तो 200 करोड़ की जनता, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, और एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, हमारी रीच बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जनता भी हमारे इस वीडियो से, एक विचार है हमने आपके मन में डाला है हमारी तरफ से, हम नहीं कहते हम कोई इस एजेंडा को पुश कर रहे हैं, पर एक विचार हम पुश कर रहे हैं। आप इस विचार पे कभी सोचिएगा, इस पे कभी ध्यान दीजिएगा डॉक्टर साहब। हाँ, क्योंकि हमारा जो वज्र घोष चैनल है उसके मेन रेफरेंडम या मुद्दों में ये 2 मुद्दे हैं, अखंड भारत और घर वापसी। हम एक शो भी आयोजित किया करेंगे हर हफ्ते कि घर वापसी में क्या क्या स्टेप रहेंगे, जो लोग वापस से हिंदू कन्वर्ट होंगे उनकी क्या आइडेंटिटी होगी, जो लेडीज वापस से मैरिज करके आएंगी उनको क्या एक्सेप्टेंस है, उनकी क्या सपोर्ट रहेगी मंदिर में जाने की, कम्युनिटी में कास्ट वाइज बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके भी जो सवाल है, सुझाव है, वो कमेंट में जरूर दें, ताकि हम अपना एनालिसिस करें और फिर बाद में एक बेहतर संवाद आपके सामने ला सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे तीनों चैनल, बाबा की खरी खोटी, स्लो जिंदगी और वज्र घोष, तीनों का लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीनों को शेयर कीजिए, तीनों को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।